उनके प्यारे से चेहरे को देख रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी का हॉर्न बजा, जिसकी आवाज सुनकर श्रीनिका झेप गई और उसने तुरंत प्रख्यात की बाजू को पकड़ लिया और उसके करीब आ गई। ये देखकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा और वो उस गाड़ी वाले की तरफ देखते हुए मन में बोले, थैंक यू। राणावत जी ने अपनी बाजू पर हाथ रखा तो श्री ने अपना हाथ हटा दिया। प्रख्यात बड़े आदर से बोला, आइए श्रीनिका, पहले आप, उसके बाद मैं। उफ, इस लड़की की तो बातें भी बड़ी प्यारी सी है। राणावत जी आगे आगे चलने लगे और उनके कदमों से कदम मिलाकर उनकी पत्नी चलने लगी। मॉल के बीचों बीच आकर श्रीनिका हैरानी से सब कुछ देखने लगी। उसने इस तरह का मॉल पहली बार देखा था, जहाँ पर एक साथ इतनी सारी शॉप्स हो और इतने सारे लोग एक ही बिल्डिंग में शॉपिंग करते हो। मनाली में भी मॉल है, लेकिन वो वहाँ कभी नहीं जाती थी। उसे कोई रस ही नहीं था जिंदगी का। श्री मॉल को देखे जा रही थी, आसपास के लोगों को देख रही थी और वहीं राणावत जी उसे अपनी शिद्दत भरी निगाहों से देखते हुए बोले, आपको जो कुछ भी चाहिए हमें बताइए, हम उसी शॉप पर जाएंगे। श्रीनिका अपने ख्यालों से बाहर आई और धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रख्यात को यकीन नहीं हो रहा था कि इस जमाने में भी ऐसी लड़की मौजूद है जिसे शॉपिंग करनी ही नहीं है। लेकिन श्री के साथ मामला थोड़ा अलग है। उसके साथ हुए अन्याय की वजह से वो आज भावहीन और रसहीन है, जो कि उचित नहीं है। राणावत जी ने गहरी सांस ली और अपनी दमदार आवाज में बोले, कुछ साड़ी और सलवार सूट ले लीजिए, काम आएंगे, और जरूरत का बाकी सामान भी। चलिए आइए। श्री ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पीछे पीछे चलने लगी और वो दोनों मॉल की बड़ी सी साड़ी और सूट की शॉप में घुस गए, जहाँ पर कई औरतें शॉपिंग कर रही थी, खुश हो रही थी और एंजॉय कर रही थी। लेकिन राणावत जी की बीवी को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो एक मूर्ति की तरह खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। ये देखकर राणावत जी सीरियस होकर उसे घूरने लगे। कितनी अजीब लड़की है, इसे तो किसी तरह का कोई मुंह नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा और इन दोनों के बीच में कैसे सब कुछ ठीक होगा। अब मर्यादा और संकोच के कारण प्रख्यात उससे खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो एक इंसान है, एक मर्द है, उसकी भी अपनी इच्छाएं और अरमान है, जिन्हें उसे सिर्फ अपनी बीवी से पूरे करने हैं। और अब उसके लिए उसकी जिंदगी भर की साथी श्रीनिका है, जिसमें फिलहाल ऐसी कोई इच्छाएं राणावत जी को नजर नहीं आ रही थी। राणावत जी अपनी सख्त आवाज में बोले, सिर्फ देखना नहीं है, लेना भी है। क्या चाहिए बताइए। श्री अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए बोली, ये मॉल बहुत महंगा लगता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, कल रात को आपको सब कुछ समझा दिया था और आज फिर आप वही बात कर रही है। अरे हमारा सब कुछ आपका ही है। अगर आप कहेंगी तो ये पूरा मॉल हम आपके लिए खरीद देंगे। बस एक बार बोलिए, अपनी इच्छाओं को बाहर आने दीजिए। उन्हें पूरा करने के लिए हम मौजूद हैं। बिना किसी संकोच के खुलकर कहिए। श्री ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, हमने कभी इस तरह की शॉपिंग नहीं की है, तो हमें कोई नॉलेज नहीं। ये सुनकर राणावत जी ने उसके हाथ की तरफ देखा और बोले, हाथ पकड़ ले आपका या नहीं? पकड़ लीजिए। प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर काउंटर के पास आया, जहाँ पर खड़ी लड़की आदर से बोली, यस सर, एंड मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? प्रख्यात हिचकिचाते हुए बोला, इनके लिए कोई अच्छी साड़ी या सूट दिखा दीजिए। लड़की ने हाँ कहा और श्री के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाने लगी, जिन्हें श्री अपनी खामोश नजरों से देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। ये देखकर उस लड़की ने हैरानी से कहा, मैडम क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है क्या? कुछ और ऑप्शंस दिखाऊं? उस लड़की की बात सुनकर राणावत जी कुछ कहते इससे पहले श्री बोली, ये कलर अच्छा नहीं है, हमें तो लाल और बैंगनी रंग की साड़ी चाहिए और पिंक, ऑरेंज, नीला, ब्राउन कलर की सलवार सूट। ये सब सुनकर तो राणावत जी हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भले कुछ भी कहो, अंत में सार यही है कि हर लड़की एक जैसी होती है शॉपिंग के मामले में। श्री अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी और उसने अपने लिए 3 साड़ी और 4 सलवार सूट पसंद कर लिए और सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। राणावत जी ने पे किया और उसका हाथ पकड़ने के लिए आ गया, लेकिन अचानक ही रुक गए और उसकी तरफ देखने लगे। तो वो बोली, पकड़ सकते हो। प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर श्री के लाल गाल हो गए और उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। उफ, ये देखकर तो राणावत जी का दिल धक धक करने लगा और वो अपनी बीवी को अपने साथ ले गए। साड़ी की शॉप से बाहर निकलकर राणावत जी उसे लड़कियों के डेली काम आने वाली चीजों के शॉप पर ले गए। वहां आते ही श्री एक बार फिर से हैरान रह गई कि लड़कियों के लिए इतना कुछ भी होता है, जबकि उसे तो इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ी।
वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या लेना चाहिए। प्रख्यात उसे काउंटर के पास ले गया और सर्विस गर्ल से बोला, इनके लिए श्रृंगार और डेली यूज जाकर खड़ा हो गया और श्री अपने लिए सामान देखने लगी। राणावत जी उस शॉप से बाहर निकल आए और रेलिंग के पास खड़े होकर इधर उधर अपनी तेज नजरों से देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक शॉप पर पड़ी जिसके ऊपर लिखा था वुमेन्स प्राइवेट वेयर्स। ये देखकर राणावत के दिमाग में भी बत्ती जली और वो बोले, अरे हाँ, हमने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन इनके प्राइवेट इनर वेयर्स तो याद ही नहीं आए। लेकिन अब इनसे कैसे कहे कि जाए और ले लीजिए, और हमें इनकी साइज भी पता नहीं है, वरना हम ले आते। ओह, कैसे पूछे इनसे, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। एंड वैसे भी वो हमारी पत्नी है, तो हम उनसे ये सब तो कह ही सकते हैं, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं हमें। इतना कहकर प्रख्यात तुरंत पीछे मुड़ने लगा। तभी उसे फर्स्ट फ्लोर पर अभिमन्यु दिखाई दिया। उसकी छोटी सी झलक दिखी और फिर वो एक शॉप के अंदर चला गया। ये देखकर प्रख्यात को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन दोनों भाइयों को शॉपिंग करना पसंद नहीं है। उनके लिए सारे कपड़े और सामान तो उन दोनों की मैनेजमेंट टीम लेकर आती है, तो फिर छोटे शहजादे यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सोचते हुए प्रख्यात ने अपना फोन निकाला और अभिमन्यु को कॉल लगा दिया। वही मॉल के फर्स्ट फ्लोर की टॉयज वाली शॉप में खड़ा अभिमन्यु शिद्दत से हिमाद्री को देखे जा रहा था, जो खुद के लिए सॉफ्ट टॉयज खरीद रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर भाई साहब नाम देखा तो अभिमन्यु के माथे पर पसीने की बूंद आने लगी और वो एक तरफ जाकर कॉल अटेंड करके हड़बड़ा कर बोला, जी भाई साहब। अभी की घबराहट देखकर प्रख्यात रेलिंग से टिककर बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से खड़ा हो गया और अपनी तेज नजरों से एक टक अपने सामने वाली शॉप में खड़ी अपनी पत्नी को देखते हुए उस पर नजर रखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, छोटे शहजादे, पता तो होगा ही कि हम आपसे सिर्फ 1-1.5 साल ही बड़े हैं और हमने तो 5 साल की उम्र के बाद से ही खिलौनों से खेलना छोड़ दिया था। लेकिन लगता है आपको नए शौक चढ़े हैं, तभी तो 25 साल की उम्र में लैपटॉप पर काम करने की बजाय आपको डोनाल्ड डक का ठुमके वाला डांस देखना है, वो भी चाबी भर के। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अभी की तो हालत खराब हो गई। वो तुरंत टॉय शॉप से बाहर निकल आया और घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन टॉय शॉप के बैनर पर डोनाल्ड डक खिलौने की तस्वीर देखकर वो दंग रह गया और डरते हुए बोला, भाई हम तो। प्रख्यात कातिल मुस्कान लिए अपनी भारी आवाज में बोला, हाँ, आराम से सोच समझ कर 2-4 बहाने बना लीजिए, फिर हमें बता दीजिए कि डोनाल्ड डक किसके लिए चाहिए। अभी डरते हुए बोला, आप हो कहाँ, अंतर्यामी हो क्या यार? कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन सब सच बता रहे हो। प्रख्यात अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था। तभी उसने गौर किया कि वो लड़की एक शेल्फ में रखे ढेर सारे सैनिटरी नैपकिन्स के पैकेट्स को देख रही थी। ये देखकर प्रख्यात सख्ती से बोला, मजे कीजिए एंड हम वहां नहीं हैं जहां आप हैं, लेकिन हमारी निगाहें हमेशा आपके ऊपर है। इतना कहकर प्रख्यात ने कॉल कट कर दिया और बेताब होकर तुरंत शॉप के अंदर आ गया तो देखा उसकी नाजुक सी पत्नी अपने हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए खड़ी थी और शेल्फ में रखे सैनिटरी नैपकिन को देख रही थी। ये देखकर राणावत जी ने अपनी नजरें हटा ली और काउंटर पर पे करने के बाद ठीक अपनी बीवी के पीछे जाकर खड़े हो गए और अपनी शिद्दत भरी निगाहों से उसके गाल और पलकों को करीब से देखते हुए धीरे धीरे उसकी निगाहों का पीछा करने लगे। तो वो लड़की एक टक सैनिटरी नैपकिन को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था और वो इतनी खामोश क्यों है। राणावत जी उसके और करीब आए तो उनकी गर्म सांसें श्री को अपने गाल पर महसूस हुई और वो सहम कर तुरंत वहां से हट गई। ये देखकर प्रख्यात को एक अजीब सा दर्द हुआ और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। बड़ी मुश्किल से उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, क्योंकि वो अपनी उग्रता किसी मासूम पर नहीं निकाल सकता। वो अपनी भारी आवाज में बोला, आप बाहर रेलिंग के पास खड़ी रहिए, हम आते हैं। श्री ने हाँ कहा और अपने शॉपिंग बैग्स लेकर तुरंत बाहर निकल गई और रेलिंग के पास खड़ी होकर आसपास देखने लगी कि सब लोग कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन श्री के पास तो मुस्कुराने की कोई वजह भी नहीं है, लेकिन उसे मुस्कुराना भी नहीं है। उसने बैग्स को एक तरफ रखा और नीचे फर्स्ट फ्लोर की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा एक लड़का और एक प्यारी सी लड़की लॉबी में चल रहे थे और अचानक से लड़की का पैर मुड़ गया और वो वहीं पर गिर गई। लड़का उसे संभाल रहा था, लेकिन शायद लड़की को मोच आ गई थी और वो दर्द में तड़प रही थी। उस अनजान लड़की को दर्द में तड़पता देख श्री का कलेजा पसीज गया
उसे अपना वक्त याद आने लगा जब उसे चोट लगती थी, लेकिन कोई उठाने तक नहीं आता था। लेकिन श्री उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होने देगी। श्री तेजी से फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। वहीं राणावत जी असहज महसूस कर रहे थे और बार बार अपनी नजरें चुरा रहे थे, क्योंकि सामने ढेर सारे सैनिटरी नैपकिन रखे हुए थे जो उन्हें अपनी पत्नी के लिए लेने थे। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हिम्मत की और अपनी आंखें बंद करके बोले, माफ कीजिएगा श्रीनिका, क्योंकि अब हम आपको अलग नजरों से देखने जा रहे हैं। इतना कहकर राणावत जी श्रीनिका के पूरे शरीर की कल्पना करने लगे और खास करके ये कल्पना करने लगे कि श्री की कमर के निचले हिस्से की साइज कितनी होगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब उसके सामने वो खूबसूरत सा नजारा घूमने लगा जब श्री मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलकर प्रख्यात की ओर बढ़ रही थी। तभी राणावत जी उसे गौर से ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। प्रख्यात ये सब सोचते हुए बेताब हो रहा था और उस हसीन लड़की का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ रहा था। ये सब सोचकर राणावत जी की हालत खराब हो रही थी। उनका दिल धक धक करने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके शरीर के बारे में सोचने लगे और अपने माथे पर आए पसीने की बूंद को साफ किया और अब सामने रखे सैनिटरी नैपकिन को चुनने लगे। ये सब करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। आज से पहले कभी किसी के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज कर रहे थे। सोच समझकर और कुछ कल्पना के आधार पर उन्होंने श्रीनिका के लिए बेस्ट ब्रांड के और श्रीनिका की साइज के अनुसार कई सारे सैनिटरी नैपकिन चुन लिए और तुरंत उनका भी पे कर लिया। वहीं श्रीनिका सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई और फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में एक सीट पर बैठी वो लड़की अभी भी दर्द में तड़प रही थी और उसके साथ वो लड़का उसके पैर को दबा रहा था। लेकिन तेजी से श्री उसके पास आई और अपने घुटनों के बल बैठकर उस लड़की के दर्द में लीन चेहरे को देखकर चिंता से अपनी मीठी आवाज में बोली, आप ठीक है ना? श्री की इतनी मीठी और मनमोहक आवाज सुनकर वो लड़का लड़की उसकी तरफ देखने लगे और उस लड़की को भी न जाने क्या हुआ कि उसे श्री से अपनापन महसूस हुआ और वो बोली, दीदी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। उस लड़की के मुंह से दीदी सुनकर श्रीनिका भावुक हो गई और शांति से बोली, रोने की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। सबसे पहले अपने पैर को ढीला छोड़ दो और अपनी आंखें कसकर बंद कर लो। उस लड़की ने ऐसा ही किया और तभी श्रीनिका ने एक झटके से उसके पैर को पकड़कर मोड़ दिया। लड़की को दर्द हुआ कुछ पल के लिए, पर उसके बाद उसका दर्द खत्म हो गया। वो लड़का हैरानी से कभी श्री को तो कभी अपने साथ वाली लड़की को देख रहा था। उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपने पैर को डरते हुए हिलाने लगी तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ये देखकर वो खुश हो गई और उस लड़के की तरफ देखते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, देखिए अभिमन्यु जी, मेरा पैर ठीक हो गया, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। उस लड़की की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसके सिर पर हाथ रखा और शिद्दत से बोला, शुक्र है कि आप ठीक है हिमाद्री। इतना कहकर अभिमन्यु ने श्री की तरफ देखा जो अब अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। अभिमन्यु ने हिमाद्री का हाथ पकड़ा और उसे भी खड़ा कर दिया। हिमाद्री आगे आई और श्री का हाथ पकड़कर प्यार और अपनेपन से बोली, दीदी आपको पता है मेरा इस दुनिया में अभिमन्यु के अलावा और कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ, कभी रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन आज आपको देखकर ऐसा महसूस हुआ कि आप मेरी अपनी बड़ी बहन हैं। आपसे एक अलग ही जुड़ाव हो रहा है। सच में आप एक फरिश्ते की तरह आ गई और मेरी तकलीफ को दूर कर दिया। हिमाद्री के मुंह से अनाथ शब्द सुनकर श्री भी उदासी से बोली, एक अनाथ को अक्सर दूसरे अनाथ से जुड़ाव महसूस होता ही है। मैं भी अनाथ ही हूँ और इस दुनिया में मेरे अपने सिर्फ मेरे पति है और कोई नहीं। मेरे पति ये शब्द कहे श्रीनिका ने थे, लेकिन ऊपर शॉप में पे करते हुए प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा। उसे अजीब से मगर बेहद आकर्षक एहसास होने लगे। उसने जल्दी से पेमेंट का काम किया क्योंकि अब वो अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है, उसका दीदार करना चाहता है। वहीं नीचे श्री का दिल भी जोर शोर से धड़क रहा था क्योंकि उसने आज पूरे हक से कहा था कि मेरे पति। श्री और हिमाद्री की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोले, आप दोनों ही इस दुनिया में सबसे अच्छी और खुशनसीब इंसान हैं। आप दोनों बिल्कुल अकेली नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों यानी कि हम और आपके पति हमेशा आपके साथ हैं। हिमाद्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और श्रीनिका भी प्यार से हिमाद्री को देख रही थी और उसने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, हिमाद्री बहुत प्यारा नाम है। महादेव से आपके लिए दुआ करेंगे कि आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे और आप दोनों यूं ही हमेशा साथ में रहें। श्री की बातें सुनकर अभिमन्यु की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और बोला, थैंक यू सो मच, हमें ऐसे ही आशीर्वाद की जरूरत है। हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे।
हिमाद्री के गाल लाल हो गए और नजरें झुकाकर वो मुस्कुराने लगी। वहीं ऊपर राणावत जी शॉप से बाहर निकल आए और सामने देखा तो वहां पर कहीं पर भी श्रीनिका नहीं थी, लेकिन शॉपिंग बैग्स वही रखे हुए थे। ये देखकर राणावत जी हैरान रह गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी नजर नहीं आई। राणावत जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी और वो बोले, कहाँ चली गई है ये? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, ऐसे में ये डर जाएंगी। प्रख्यात बेचैन और बेसब्र होने लगा। उसने बाकी के शॉपिंग बैग्स भी उठा लिए और अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसने रेलिंग के पास आकर नीचे की तरफ देखा तो श्रीनिका खड़ी थी और एक लड़की से बात कर रही थी। उनके पास खड़ा अभिमन्यु प्रख्यात को नहीं दिखा, क्योंकि छोटे शहजादे थोड़ा दूर खड़े थे। अपनी पत्नी को देखते ही राणावत जी का दिल जोर शोर से धड़कने लगा और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 23। राणावत जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी और वो बोले, कहाँ चली गई ये? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, ऐसे में डर जाएंगी। प्रख्यात बेचैन और बेसब्र होने लगा। उसने बाकी के शॉपिंग बैग्स भी उठा लिए और अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसने रेलिंग के पास आकर नीचे की तरफ देखा तो श्री खड़ी थी और एक लड़की से बात कर रही थी। उनके पास खड़ा अभिमन्यु प्रख्यात को नहीं दिखा, क्योंकि छोटे शहजादे थोड़ा दूर खड़े थे। अपनी पत्नी को देखते ही राणावत जी का दिल जोर शोर से धड़कने लगा और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। श्रीनिका और हिमाद्री आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी अभी के फोन पर गजेंद्र जी का कॉल आया और वो बात करने के लिए एक तरफ चला गया। उसके जाने के बाद ही प्रख्यात वहां पर पहुंच गया। उसने बेसब्री से श्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से बोला, कहा था ना वहीं खड़े रहना, फिर यहाँ क्यों आई? आप समझती क्यों नहीं? ये शहर की दुनिया बहुत भयानक है आपके लिए। प्रख्यात का गुस्सा देखकर और उसकी तेज आवाज सुनकर श्री ने डर से अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर राणावत जी के सीने में अजीब सा दर्द भी हुआ। उन्हें खुद पर गुस्सा आया कि उन्हें इस कन्या पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। राणावत जी अपनी बेचैन और तड़प भरी निगाहों से अपनी पत्नी के उदास चेहरे को देख रहे थे। तभी हिमाद्री आगे आई और आदर से बोली, दीदी ये आपके पति है क्या? श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और प्रख्यात एकटक अपनी पत्नी के चेहरे को देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसे खुद पर काबू करना चाहिए था। एक तो वैसे भी दोनों एक दूसरे के साथ इतने सहज नहीं हुए हैं, ऊपर से गुस्सा कर दिया और एक अजीब सी दूरियां बना ली। प्रख्यात एकटक श्री के झुके हुए चेहरे को बेताबी से देखे जा रहा था। तभी हिमाद्री आदर से बोली, जी क्या मैं आपको जीजा जी कह सकती हूँ? दरअसल आपकी पत्नी को मैंने अभी अभी अपनी बड़ी बहन माना है। तो प्रख्यात तो एकटक अपनी पत्नी को घूरे जा रहा था और वो बोला, हिमाद्री जीजा जी प्लीज दीदी पर गुस्सा मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरे पैर में मोच आ गई थी और दीदी मेरी मदद करने यहाँ चली आई। श्रीनिका खामोशी से सिर झुकाकर खड़ी अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी और ये देखकर राणावत जी अपनी दमदार आवाज में उसे शिद्दत से घूरते हुए बोले, चलिए माफ किया आपकी बहन को। ये सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, दीदी क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती है ताकि हम दोनों आपस में और मिल सके और बातें कर सके। ये सुनकर श्री ने अपनी नजरें उठाकर प्रख्यात की तरफ देखा तो प्रख्यात उसकी खूबसूरत निगाहों में जुनून से देखते हुए बोला, लिखिए इनका नंबर। इतना कहकर राणावत जी श्री का नंबर बोलने लगे और जुनून से उसकी आंखों में देखते रहे। अपने पति की तपिश भरी निगाहों से तंग आकर श्री ने अपनी नजरें झुका ली। हिमाद्री ने तुरंत श्री को मिस्ड कॉल किया और बोली, मेरा भी नंबर सेव कर लेना दीदी। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और हिमाद्री इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, ये अभी पता नहीं कहाँ चले गए, एक बार उन्हें भी दीदी के हस्बैंड से मिल लेना चाहिए था। हिमाद्री इधर उधर देख रही थी। तभी राणावत जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए शिद्दत से बोले, चलिए अब हमें घर जाना है, विहान हमारा इंतजार कर रहा होगा। हिमाद्री उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाई। श्रीनिका उसकी तरफ मुड़ी और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, अपना ख्याल रखना और खुद को कभी अकेली मत समझना, जब भी मन करे मुझे कॉल कर देना। हिमाद्री ने खुशी से हाँ कह दिया और तुरंत श्रीनिका के गले लग गई। श्री ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। ये सब देखकर प्रख्यात को अजीब सी जलन हो रही थी। श्री उसके सामने तो कुछ बोलती भी नहीं है और ना ही कुछ करती है, बस मूर्ति बनकर खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ तो देखो, एक अनजान लड़की के गले लग रही है। राणावत जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दमदार आवाज में बोले, अब चले। श्रीनिका हिमाद्री से अलग हुई और अपने पति के साथ वहां से जाने लगी।
उन दोनों के जाने के बाद हिमाद्री हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसे दूर से अभी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अभी उसके पास आया और बोला, कहाँ गई आपकी दीदी? हिमाद्री, उनके हस्बैंड उन्हें ले गए। चलिए अब आप मुझे आश्रम छोड़ दीजिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है। ये सुनकर अभी का मुंह उतर गया। उसने हिमाद्री का हाथ पकड़ा और शिद्दत से बोला, हम आपको इस दुनिया की सारी खुशियां देंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हिमाद्री मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है। चलिए अब आप जल्दी से, वरना हम दोनों को ही दिक्कत हो जानी है। अभी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ मॉल से बाहर ले गया। वही प्रख्यात श्री को लेकर मॉल के सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया और असहज महसूस करते हुए आगे बढ़ने लगा और लेडीज प्राइवेट वेयर शॉप के आगे जाकर रुक गया और उसके पीछे श्रीनिका भी खड़ी हो गई। राणावत जी एकटक उस शॉप को देखे जा रहे थे, लेकिन ना अंदर जाने की हिम्मत थी और ना ही श्री से कुछ कहने की। काफी देर तक वो दोनों यूं ही खड़े रहे। तभी राणावत जी ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, बाकी सब तो ले लिया है, अब बस इनरवेयर्स बाकी है, तो जाइए ले लीजिए। ये सुनकर श्री ने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसके गाल लाल हो गए और वो शर्मिंदगी महसूस करने लगी। दोनों ही कतरा रहे थे, एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, लेकिन उस शॉप के बाहर खड़े थे। अब प्रख्यात ने हिम्मत की और श्रीनिका का हाथ पकड़कर उसे शॉप के अंदर ले गया और काउंटर के पास ले जाकर बोला, ले लीजिए। श्री शर्माते हुए बोली, मुझे वो। प्रख्यात समझ रहा था उसकी सिचुएशन, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दमदार आवाज में बोला, आपसे नहीं हो रहा तो आप हमें अपनी साइज बता दीजिए, हम ले लेते हैं। ये सुनकर तो श्री की हालत ही खराब हो गई। ऐसे कैसे वो अपनी साइज किसी को बता सकती है। वो कुछ नहीं बोली तो प्रख्यात बेचैनी और बेताबी से बोला, भूलिए मत, हम आपके पति हैं, तो आपको आज नहीं तो कल हमें ये सब बताना ही होगा। श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और प्रख्यात के करीब आकर धीमी आवाज में उसने अपने इनरवेयर्स की साइज बता दी, जिसे सुनकर प्रख्यात ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत काउंटर पर जाकर उसने श्री के लिए पूरे 10 जोड़ी इनरवेयर्स खरीद लिए और जल्दी से उन्हें पैक करके अपनी बीवी के पास आया, जो सिर झुकाकर खड़ी थी। राणावत जी अपनी दमदार आवाज में आदर से बोले, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों मॉल से बाहर निकल आए और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। कार के अंदर दोनों खामोशी से बैठे हुए थे। दोनों के बीच में एक अजीब सी दूरियां बन गई थी, जिस वजह से वो दोनों असहज महसूस कर रहे थे। प्रख्यात ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कानों में श्री के शब्द गूंज रहे थे जब उसने अपने इनरवेयर्स की साइज अपने पति को बताई थी। राणावत जी का दिल धक धक कर रहा था और आंखों में जुनून छाया हुआ था। जनाब रह रहकर छुप छुप कर अपनी बीवी को देख रहे थे, जो खुद अपनी तिरछी नजर से उन्हें ही देख रही थी। और दोनों की नजरें आपस में मिल गई और दोनों का ही दिल धक धक करने लगा और दोनों ने अपनी नजरें हटा ली। श्री ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक बार फिर से तिरछी नजर से प्रख्यात की तरफ देखा, तो इस बार उसकी नजर राणावत जी के हाथ पर पड़ी, जिसकी उंगली पर चोट लगी हुई है। ये देखकर श्री को अजीब सा दर्द हुआ और वो तुरंत बेचैनी से अपनी मीठी आवाज में बोली, राणावत जी। ये आवाज सुनते ही प्रख्यात का तन बदन सिहर उठा और उसने तुरंत सच्ची शिद्दत से अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, जी मिसेस राणावत। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और श्री बोली, आपको चोट लगी है? प्रख्यात उसकी बेचैन और खूबसूरत निगाहों में देखते हुए बोला, बहुत। श्रीनिका और ज्यादा बेचैन होकर खिसक कर उसके पास आई और बोली, दर्द हो रहा है क्या? राणावत जी भी उसके करीब आए और जुनून से बोले, बहुत ज्यादा। श्रीनिका, मैं कुछ करूं? प्रख्यात, हाँ, सिर्फ आप। श्री का तन बदन सियर उठा था और उसने हिम्मत करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रख्यात का हाथ पकड़ लिया, जिससे प्रख्यात के बदन में करंट सा दौड़ पड़ा और वो बेताब होने लगा। श्रीनिका ने उसकी उंगली पर हाथ रखा और बोली, देखिए ना, खून आ रहा है। प्रख्यात उसके खूबसूरत और हसीन चेहरे को देखते हुए बोला, आप कुछ करो ना। श्रीनिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन हल्का सा खून आ रहा था। श्री ने गहरी सांस ली और अपने बैग से अपना रुमाल निकालकर उसकी उंगली पर बांध दिया और तुरंत उससे दूरी बना ली। ये देखकर हमारे राणावत जी तो अपने जुनून की दुनिया से बाहर निकल आए और शिद्दत से उस कन्या को देखने लगे। वही राणावत मेंशन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। कल राणावत खानदान के बड़े बेटे हमारे प्रख्यात राणावत का जन्मदिन है और कल मेंशन में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया है।
जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। गजेंद्र जी ने प्लान बनाया था कि पार्टी में मिस्टर मेहता और उनकी बेटी काव्या को भी बुलाया जाएगा, ताकि कल प्रख्यात और काव्या आपस में मिले और एक दूसरे से बात करें, ताकि प्रख्यात इस शादी के लिए तैयार हो जाए। प्रख्यात को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कल उसके बर्थडे की ग्रैंड पार्टी आयोजित की जा रही है, जिसमें काव्या भी आने वाली है। वो तो अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए आगे बढ़ रहा था, अपनी पत्नी के साथ। कुछ देर बाद रेंज रोवर गाड़ी दिल्ली के डायमंड प्रेस्टिजियस एरिया में जाकर रुकी। दिल्ली का सबसे महंगा और हाई क्लास एरिया है। वहां पर पहुंच गई और उसी एरिया में बनी एक 70 मंजिल की बिल्डिंग की पार्किंग एरिया में जाकर खड़ी हो गई। पार्किंग एरिया में विहान और गार्ड्स खड़े थे। गार्ड ने दरवाजा खोला तो हमारे राणावत जी अपनी शान और गुरूर से गाड़ी से बाहर निकल आए और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए श्रीनिका की तरफ का दरवाजा खोला और उसकी तरफ आदर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मासूम और सीधी लड़की श्री ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बड़ी नजाकत से गाड़ी से बाहर निकल आई। श्री अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रही थी, खुद में सिमटने लगी थी और राणावत जी के हाथ को कसकर पकड़ रही थी। ये देखकर प्रख्यात बोला, आज से कुछ दिनों के लिए हमें यहीं पर रहना है, आइए। श्रीनिका ने नजरें उठाकर आसपास देखा। तभी विहान प्रख्यात से बोला, सर, फ्लैट रेडी हो चुका है, सारी सुविधाएं मौजूद हैं और चाची जी आ गई है, ऊपर फ्लैट में आप दोनों का इंतजार कर रही है। ये सुनकर प्रख्यात एकदम सीरियस हो गया और अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगा। लिफ्ट में घुसकर वो तीनों बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए, जहां पर लॉबी में फ्लैट नंबर 102 के बड़े से दरवाजे पर तोरण लगा हुआ था। द्वार पर फूलों से रंगोली बनाई गई थी। ये सब देखकर भी प्रख्यात के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई और वो अपनी बीवी के साथ आगे बढ़ गया। वहीं रवीना जी एक दो नौकरों के साथ मिलकर घर में सारी तैयारियां करवा रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। आज वो अपनी बड़ी बहू का दीदार करेगी, अपने प्रख्यात की दुल्हन को देखेगी। किचन में खाना बन रहा था और रवीना जी आरती की थाली लिए हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। तभी एक नौकर उनके पास आई और बोली, मालकिन, वो लोग आ गए हैं और सच में हमारी बहुरानी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर रवीना जी खुशी से घर के द्वार तक पहुंच गई और तभी प्रख्यात श्रीनिका के साथ घर के द्वार पर पहुंच गया। अपने सामने एक अनजान महिला को देखकर श्रीनिका थोड़ा डरने लगी और प्रख्यात के पीछे छुपने लगी। वहीं रवीना जी भावुक होकर उस प्यारी सी लड़की को देखने लगी। कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत, कितनी मासूम, कितनी सौम्य और नाजुक सी कली है ये। रूप तो चांद को भी टक्कर देता है और बदन का गोरा रंग दूध की होड़ करता है। रवीना जी ने भावुक होकर प्रख्यात की तरफ देखा और बोली, थैंक यू बेटा, हमें इतनी प्यारी बहू देने के लिए। प्रख्यात के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे तो अपनी पत्नी को अपने साथ अपने असली घर यानी कि राणावत मेंशन लेकर जाना था, लेकिन अपनी चाची की कसम और माँ की तबीयत ने उसे रोक लिया था। प्रख्यात के भाविन चेहरे को देखकर रवीना जी उदासी से बोली, बेटा, हम जानते हैं आपके ऊपर क्या बीत रही है। प्रख्यात तुरंत अपनी सख्त आवाज में बोला, मासी, प्लीज आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि हम थक गए हैं एंड आई नीड टू रेस्ट बिकॉज आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू ऑफिस। प्रख्यात के ऐसे व्यवहार को देखकर श्रीनिका को अच्छा नहीं लगा कि वो अपनी मासी से ऐसे बात कर रहा है, जबकि वो तो कितनी मीठी बोल रही है। श्री नजरें झुकाकर उसके पीछे खड़ी थी। तभी रवीना जी प्यार से बोली, श्रीनिका, आगे आइए बेटा। किसी के मुंह से पहली बार खुद के लिए बेटा सुनकर श्रीनिका की आंखें भर आई। उसे आज तक किसी ने बेटा नहीं कहा था और प्यार से तो बुलाया ही नहीं था। श्रीनिका भावुक होकर आगे आने लगी और अपने पति के बगल में खड़ी होकर आंखों में आंसू लिए रवीना जी को देखने लगी। तभी रवीना जी उसके गाल पर हाथ रखकर और प्यार से बोली, बहुत सुंदर है आप, बिल्कुल परी की तरह। प्रख्यात अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और ये देखकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी बींच ली और बेताबी से अपनी खूबसूरत पत्नी को देखने लगे। रवीना जी ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर श्रीनिका ने कुमकुम से भरी थाली में अपने शुभ कदम रख दिए और फिर उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगी और घर के आंगन में उसके खूबसूरत कदमों के निशान बनते जा रहे थे, जिन्हें देख देख कर राणावत जी का जुनून बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उनकी जिंदगी में उनकी लक्ष्मी आ ही गई, उसके कदम पड़ ही गए। श्रीनिका के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा था उससे वो मन ही मन खुश हो रही थी। उसे आज बहुत स्पेशल फील हो रहा था। घर के अंदर आते ही प्रख्यात और श्रीनिका ने रवीना जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। रवीना जी प्यार से उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों की जोड़ी हमेशा महादेव की कृपा से बनी रहे।
श्रीनिका के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। तभी प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में बोला, हम आराम करने जा रहे हैं। इतना कहकर प्रख्यात तुरंत वहां से चला गया। ये देखकर श्रीनिका का मुंह उतर गया और वो बेचैनी से उसे एक रूम के अंदर जाते हुए देखने लगी। तभी रवीना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर बैठ गई और प्यार से बोली, उदास मत होइए बेटा, उनका गुस्सा कुछ पलों का ही होता है और वैसे भी वो हमसे गुस्सा है, आपसे नहीं। आप दोनों को अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है मिलकर। श्रीनिका चुपचाप रवीना जी की सारी बातें सुन रही थी और उससे जो कुछ पूछा जा रहा था उसका जवाब भी दे रही थी। कुछ देर बाद रवीना जी ने गहरी सांस ली और श्रीनिका के बालों को ठीक करते हुए बोली, बेटा, प्रख्यात ने हमें आपके बारे में सब कुछ बताया कि आपके साथ कितना गलत हुआ, जिसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ा। लेकिन अब आपको सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आपको अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए बेटा, ज्यादा पर्सनली तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब आप दोनों को पति पत्नी की तरह साथ में रहना होगा। एक दूसरे को एक दूसरे का सब कुछ सौंपना होगा। पति पत्नी के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो बस अब आप दोनों उसी में आगे बढ़ जाइए। शादी तो हो ही चुकी है और कुछ दिनों बाद आप अपने असली ससुराल भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन कुछ दिनों में आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए। एक दूसरे के हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रवीना जी की बात सुनकर श्रीनिका के हाथ पैर कांपने लगे। पूरे बदन में सिहरन दौड़ रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 24। श्रीनिका चुपचाप रवीना जी की सारी बातें सुन रही थी और उससे जो कुछ पूछा जा रहा था उसका जवाब भी दे रही थी। कुछ देर बाद रवीना जी ने गहरी सांस ली और श्रीनिका के बालों को ठीक करते हुए बोली, बेटा, प्रख्यात ने हमें आपके बारे में सब कुछ बताया कि आपके साथ कितना गलत हुआ, जिसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ा। लेकिन अब आपको सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आपको अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए बेटा, ज्यादा पर्सनली तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब आप दोनों को पति पत्नी की तरह साथ में रहना होगा। एक दूसरे को एक दूसरे का सब कुछ सौंपना होगा। पति पत्नी के बीच किस प्रकार का संबंध होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो बस अब आप दोनों उसी में आगे बढ़ जाइए। शादी तो हो ही चुकी है और कुछ ही दिनों बाद आप अपने असली ससुराल भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन कुछ दिनों में आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, एक दूसरे की हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रवीना जी की बात सुनकर श्रीनिका के हाथ पैर कांप रहे थे। पूरे बदन में सिहरन दौड़ रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद श्रीनिका चुपचाप सोफे पर बैठी हुई अपनी चूड़ियों को देख रही थी। वहीं रवीना जी किचन के अंदर लंच की अरेंजमेंट करवा रही थी। विहान नीचे ही था, गार्ड्स को कुछ समझा रहा था। श्रीनिका उस घर को देख रही थी जो कि कितना सुंदर है और काफी आलीशान भी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। तभी लॉबी में बने 3 रूम में से एक रूम का दरवाजा खुलता है, जिसमें से हमारे राणावत जी बाहर निकल आते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए वो किचन की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें हॉल में सोफे पर सिकुड़ कर बैठी हुई मिसेस राणावत दिखाई दी, जिसे देखकर वो अपनी दमदार आवाज में मगर आदर से बोले, वहाँ अकेली क्यों बैठी है आप? ये भारी आवाज सुनकर श्रीनिका तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर सिर झुकाकर बोली, बैठने के लिए कहा था मासी जी ने। श्रीनिका के मुंह से मासी जी सुनकर प्रख्यात को अच्छा लगा और वो अपनी सख्त आवाज में बोला, बैठने के लिए कहा होगा, लेकिन अकेले बैठने की जरूरत नहीं। आइए किचन में और सबसे बातें कीजिए, सबसे घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। श्रीनिका चुपचाप उसके पास आ गई और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। राणावत जी उसे किचन तक ले आए और अंदर मौजूद अपनी मासी को देखते हुए बोले, इन्हें अकेले मत बैठने दीजिए, इनसे बातें कीजिए और कोई छोटा बड़ा काम तो इनसे करवा ही सकते हैं ताकि इन्हें अकेला फील ना हो। ये सुनकर रवीना जी श्री के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे ले आई और प्यार से बोली, क्या आपको आलू के पराठे बनाने आते हैं बेटा? श्रीनिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी किचन के द्वार पर खड़े राणावत जी अपनी सख्त आवाज में बोले, श्रीनिका बोलकर जवाब दीजिए, हर बार गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं। श्रीनिका झेप गई और तुरंत बोली, जी आते हैं बनाने। रवीना जी, तो आप आलू का मसाला रेडी कर दीजिए, तब तक सुधा आटा गूंथ लेगी। श्रीनिका फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिलाने वाली थी, लेकिन रुक गई और बोली, जी मासी जी,
राणावत जी अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसे काम करते हुए देख रहे थे और अपनी दमदार आवाज में बोले, मासी, अगर किसी के पास हमारे लिए भी वक्त हो तो एक कप कॉफी बनाकर भेज दीजिए। इतना कहकर राणावत जी अपनी तेज नजरों से श्रीनिका को देखा और फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही रवीना जी बोली, बेटा, ये मसाला बाद में बना लेंगे, पहले आप एक कप कॉफी बना दीजिए जल्दी से, वरना हमारे शहजादे का गुस्सा सिर चढ़ने लगेगा। ये सुनकर श्रीनिका तुरंत कॉफी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने एक कप कॉफी बना ली और अपनी धीमी आवाज में बोली, कॉफी बन गई है मासी जी। रवीना जी, ठीक है, तो आप ये कॉफी प्रख्यात को दे आइए, वो अपने रूम में होंगे। ये सुनकर श्री थोड़ी घबराने लगी और ट्रे में एक कप कॉफी लेकर किचन से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगी। लॉबी में सबसे पहले वाले रूम के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई और गहरी सांस लेकर उसने एक हाथ से रूम का दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से एक दमदार आवाज आई, ये आवाज सुनते ही श्री के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रूम का दरवाजा खोला और धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए रूम के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत और आलीशान रूम उसके सामने था, जिसमें सामने एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे बाहर का नजारा दिख रहा था। बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे। खिड़की के बगल में एक दरवाजा था जहाँ से रूम की बालकनी दिख रही थी। वहीं ये बड़े से रूम में एक तरफ एक बड़ा सा किंग साइज बेड था जो सलीके से सेट किया हुआ था। बेड के दोनों तरफ साइड टेबल पर खूबसूरत लैंप लगे हुए थे। रूम बहुत ही सुहावना और आकर्षक था। श्रीनिका अपनी जगह पर जम सी गई और पूरे रूम को देख रही थी। तभी उसकी नजर बालकनी में चेयर पर बैठे अपने पति पर पड़ी, जो टेबल पर रखे लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उनका चेहरा इस वक्त काफी सीरियस दिख रहा था। प्रख्यात को देखकर श्री के चेहरे पर एक अलग ही नूर छाने लगा और आंखों में चमक आने लगी। वो अपने नाजुक कदमों से पायल की मधुर ध्वनि करते हुए आगे बढ़ने लगी। वहीं बालकनी में बैठे राणावत जी का दिल धक धक करने लगा। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक बनने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस ध्वनि को महसूस करने लगे। तो वो छन छन की ध्वनि उन्हें बड़ा सुकून दे रही थी। राणावत जी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो आंखें बंद करके आराम से चेयर पर बैठे रहे। तभी श्रीनिका बालकनी में आई और अपने पति के सामने खड़ी होकर आदर से बोली, राणावत जी। उफ, ये आवाज और ये कन्या राणावत जी की जान ही ले लेंगे। प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और सच्ची शिद्दत से अपने सामने खड़ी अपनी पत्नी को देखते हुए जुनून से बोले, जी मिसेस राणावत। श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा और वो कॉफी का कप देखते हुए बोली, वो मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ, पी लीजिए। श्री की बड़ी बड़ी पलकों को और चेहरे को देखकर राणावत जी जुनून से बोले, पिला दीजिए। ये सुनकर श्रीनिका हैरानी से बोली, जी। प्रख्यात अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, टेबल पर रख दीजिए। श्रीनिका ने टेबल पर कप रख दिया और तुरंत वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात बोला, रूम की अलमारी में हमारी एक फाइल रखी है, काफी जरूरी है, तो क्या वो आप ला देंगी? श्रीनिका ने हाँ कहा और तुरंत रूम के अंदर आकर अलमारी को देखने लगी, जो काफी बड़ी थी। उसने अलमारी को खोला तो हैरान रह गई। उस अलमारी में उसके सारे कपड़े और बाकी सभी सामान सलीके से सेट किए हुए थे। यहाँ तक कि सैनिटरी नैपकिन भी अच्छे से रखे हुए थे। ये सब देखकर श्रीनिका को काफी हैरानी हुई और अचानक ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोली, मैं जानती हूँ ये सब आपने ही किया है राणावत जी, थैंक यू सो मच। श्रीनिका के इतना कहते ही बाहर बालकनी में बैठे प्रख्यात के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने सीने पर हाथ रखकर शिद्दत से कहा, यू आर मोस्ट वेलकम मिसेस राणावत। श्रीनिका ने अलमारी को बंद किया और उसके बगल वाली अलमारी को खोला तो उसमें से उसे एक फाइल मिली, जिसे लेकर वो तुरंत बालकनी में आई और बोली, ये लीजिए आपकी फाइल। प्रख्यात ने उसके हाथ से फाइल ले ली और उसे पढ़ते हुए बोला, आपको अकाउंट्स एंड टैक्स रिलेटेड प्रोसेस आते हैं? ये सुनकर श्री तुरंत बोली, हाँ। प्रख्यात फाइल के पन्ने पलटते हुए बोला, तो हमारा ये काम कर देंगी आप? एक्चुअली आज हमारा पर्सनल सीए छुट्टी पर है और बाकी किसी पर भी हम यकीन नहीं कर सकते और आज ही हमें ये टैक्स रिटर्न करवाना है। सो कैन यू? श्रीनिका की आंखों में चमक आ गई। उसे तो ये सब बहुत पसंद है, लेकिन कभी उसे ये सब करने का मौका ही नहीं दिया गया और आज जब उसे मौका मिला है तो वो बोली, मैं कर दूंगी। ये सुनकर राणावत जी ने एक चेयर को खींचकर अपने पास रखी और अपनी दमदार आवाज में बोले, बैठ जाइए, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। प्रख्यात ये सब जानबूझकर कर रहा था, वरना उसके पास तो एनी टाइम 10 से ज्यादा सीए अवेलेबल रहते हैं। वो बस चाहता है कि जितना ज्यादा हो सके ये कन्या उसके आसपास रहे, ताकि वो चैन से इसे निहार सके, इसकी करीबी का सुकून हासिल कर सके।
और दूसरी वजह ये है कि इन सब से श्री को भी खुशी मिलेगी और वो अपने हुनर को खुलकर जी पाएगी। श्रीनिका प्रख्यात के पास चेयर पर बैठ गई और प्रख्यात ने अपने लैपटॉप को उसकी तरफ घुमा दिया और अपनी आकर्षक आवाज में बोला, लैपटॉप चला पाएंगी या मोबाइल दे आपको? श्रीनिका प्रख्यात के बदन से आती आकर्षक मर्दाना महक से बहक रही थी। ऊपर से इस इंसान की आवाज भी इतनी आकर्षक और शानदार है कि श्री के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रही थी। ये देखकर राणावत जी ने अपनी चेयर को खिसकाकर उससे दूरी बना ली तो वो तुरंत बेचैन होकर बोली, ऐसा क्यों किया आपने? प्रख्यात टेबल से कॉफी का कप उठाते हुए और एक सिप लेते हुए बोला, ताकि आप असहज महसूस ना करें। श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उदासी से बोली, ठीक है, हम लैपटॉप नहीं चला सकते। अपनी पत्नी की उदासी देखकर और उसके मन में चल रहे भाव को समझते हुए प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो अपनी चेयर खिसकाकर वापस उसके पास आ गया। ये देखकर श्री के दिल को सुकून मिला और अपनी अनजानी सी खुशी को महसूस करते हुए वो दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। प्रख्यात ने अपना मोबाइल निकाला और उसे श्री की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए और शुरू हो जाइए। श्री के हाथ कांप रहे थे इतना महंगा फोन अपने हाथ में लेते हुए। उसने फोन लिया और ओपन करने लगी तो उसमें पासवर्ड की जरूरत थी। ये देखकर वो बड़ी मासूमियत से बोली, पासवर्ड? राणावत जी उसके और करीब आने लगे और वो बहकने लगी, खुद में सिमटने लगी। उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी प्रख्यात ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और जुनून से बोला, लिखिए 25 and rupees 24 and rupees 23। इतना खतरनाक पासवर्ड सुनकर तो श्रीनिका हैरान रह गई और अब हड़बड़ाहट के कारण वो ठीक से पासवर्ड टाइप ही नहीं कर पा रही थी। ऊपर से प्रख्यात की करीबी उसे बहका रही थी। ये सब देखकर प्रख्यात ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और उसके गाल के करीब आकर जानबूझकर उससे अपने गाल टच करते हुए पासवर्ड लगाने लगा। श्रीनिका की तो हालत खराब हो रही थी और वो दूर होने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे मासी जी की कही बात याद आ गई कि अब श्री को अपने पति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अब उन दोनों को पति पत्नी की तरह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब सोचते हुए श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अब दूर हटने की कोशिश को रोक दिया और ऐसे ही बैठी रही ताकि राणावत जी उसके साथ कुछ करे। श्रीनिका की बंद होती हुई हलचल देखकर प्रख्यात का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो अपनी पत्नी के बिना कहे समझ गया कि वो तैयार है। राणावत जी ने मोबाइल को तो टेबल पर रख दिया और अब मदहोश होकर श्री की ठोडी को होले से पकड़कर उसके बेमिसाल चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। श्री का दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो रही थी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और जिस वजह से उसके सीने के आकार उभर कर आ रहे थे, जिसे देखकर राणावत जी उत्तेजित होने लगे। वो अपने बीवी के और करीब आए और उसके होठों को नशे से देखते हुए उन होठों का स्वाद चखने के लिए आगे बढ़ने लगे। ये देखकर श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। धीरे धीरे राणावत जी ने उसके चेहरे को थाम लिया और अब उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पत्नी के होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी उनका फोन बजने लगा, जिसकी आवाज से वो दोनों ही झेप गए। बड़ी मुश्किल से श्री ने हिम्मत की थी, लेकिन सब वेस्ट हो गया और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर अपने पति के सामने पीठ कर लेती है। प्रख्यात को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल स्क्रीन पर अपने पिताजी का नाम देखा तो उसने खुद को कंट्रोल किया और कॉल अटेंड करते हुए आदर से बोला, जी पापा। गजेंद्र जी चिंता से बोले, है कहाँ पर आप बेटा? कल रात से घर नहीं लौटे हो कहा? और आपकी मासी बता रही थी कि आप किसी जरूरी काम से गए हो, तो क्या काम है हमें भी बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा बेटा रात भर घर से बाहर क्यों है। अपने पिता की बात सुनकर प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करते हुए बोला, पापा, कई बार जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है तो कई रातें बाहर भी बितानी पड़ती है। गजेंद्र जी, हम समझते हैं बेटा, लेकिन आपकी माँ का क्या करें? वो सुबह से आपके नाम का जाप कर रही है कि उन्हें बुलाओ, हमारे बेटे को बुलाइए। अच्छा चलिए, आज शाम को जल्दी घर लौट आना। कल आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ग्रैंड पार्टी आयोजित की गई है। पूरे बिजनेस फील्ड के लोगों को बुलाया गया है और सभी रिश्तेदार भी आने वाले हैं। ये सुनकर प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हुआ और हैरानी से और गुस्से से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? और ये सब करने से पहले आपने हमें क्यों नहीं बताया? यू नो पापा, आई डोंट लाइक दिस। प्रख्यात के गुस्से को देखकर श्रीनिका सहम सी गई और उसकी तरफ देखने लगी तो वो गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और मोबाइल पर अपने पिता से बात कर रहा था। ये देखकर श्रीनिका का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रख्यात गुस्से से बोला, हमारे पास वक्त की कमी है और ऐसे में हम अपने दिन के इतने घंटे एक पार्टी में वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं।
गजेंद्र जी उसे समझाने लगे, लेकिन प्रख्यात उन्हें कैसे बताए कि वो अपनी पत्नी के साथ भी रहना चाहता है, अपने दिन के कई घंटे अपनी पत्नी को देना चाहता है, लेकिन यहाँ तो फालतू की बर्थडे पार्टी मनाने का फैसला लिया गया है। प्रख्यात ने तो साफ तौर पर मना कर दिया था और मजबूरी में गजेंद्र जी को भी मानना पड़ा। प्रख्यात ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा तो श्री कहीं नहीं थी। ये देखकर प्रख्यात ने जोर से टेबल को लात मारी और अपने दांत पीसते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से उस नाजुक सी कन्या ने आज सामने से कोशिश की थी, हमारे साथ खुद को सहज करने लगी थी, लेकिन इस बर्थडे ने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन को खराब नहीं होने देंगे। भाड़ में जाए ऐसी पार्टीज। प्रख्यात गुस्से में आकर रूम से बाहर निकल आया और सीधा किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा वहां श्रीनिका आलू का मसाला बना रही थी और रवीना जी उसके पास खड़ी थी। तभी प्रख्यात सख्ती से बोला, मासी जरा 1 मिनट आइए तो। इतना कहकर राणावत जी वहां से चले गए और रवीना जी भी उनके पीछे पीछे चली गई और रूम में आकर प्रख्यात सख्ती से बोला, मासी आपने कहा था ना कि आप उन सबको हैंडल कर लेंगी, तो अब उनसे कह दीजिए कि हमें किसी भी तरह का कोई बर्थडे नहीं मनाना है। आप जानती है ना, हमें श्री के साथ भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है। इन्हें जिंदगी जीना सिखाना है, इनके लिए बहुत कुछ करना है। ऐसे में बर्थडे मनाना नहीं, हमें नहीं चाहिए। और इन्हें कैसे अकेला छोड़ते हम? रवीना जी ने उसके चेहरे को थाम लिया और प्यार से बोली, आप शांत हो जाइए, हम घर जाकर सभी से बात कर लेंगे, बस। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और उनसे दूर होकर अपने रूम की खिड़की के पास चला गया। वही रूम के दरवाजे पर खड़ी श्री ने ये सब सुन लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, कल आपका जन्मदिन है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। आपके माँ पापा आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो ऐसा जरूर होगा। आप कल की पार्टी में जरूर जाएंगे राणावत जी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 25। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और उनसे दूर होकर अपने रूम की खिड़की के पास चला गया। वही रूम के दरवाजे पर खड़ी श्री ने सब सुन लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, कल आपका जन्मदिन है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। आपके माँ पापा आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो ऐसा जरूर होगा। आप कल की पार्टी में जरूर जाएंगे राणावत जी। इतना कहकर श्री ने अपने दुपट्टे से पल्लू लिया और रूम के दरवाजे को नॉक करते हुए अपनी सौम्य और मीठी आवाज में बोली, मासी जी, सुधा आंटी आपको बुला रही है। ये मीठी और दिल को सुकून देने वाली आवाज सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। वही रवीना जी ने रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो उनकी प्यारी सी बहू दरवाजे पर खड़ी थी। रवीना जी प्यार से बोली, हाँ बेटा। इतना कहकर रवीना जी रूम से बाहर चली गई और श्रीनिका वहीं खड़ी होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पति की पीठ को देख रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। उसने बेचैनी से दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया और अपनी बात कहने के लिए बेचैन होने लगी। वो यूं ही खड़ी रही और सोचती रही कि किस हक से उनसे कहे कि वो अपनी बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाए। अब उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उदास होकर वहां से जाने लगी। तभी राणावत जी अपनी दमदार आवाज में, क्या कहना चाहती है आप? ये सुनकर श्री ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और हिम्मत करके बोली, मैं जानती हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे में आपको अपना बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। श्रीनिका की ये बात सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी आवाज में बोला, और जो हम कह दे कि हमें अपना जन्मदिन नहीं मनाना तो श्री, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा राणावत जी। अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनकर प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा और बेताब होकर वो तुरंत श्री की तरफ मुड़ा तो उस कन्या ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपने दुपट्टे को कस लिया। राणावत जी अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगे और ये देखकर श्री पीछे हटने लगी। तभी प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में बोले, कहीं नहीं जाएंगी आप और ना ही हम कहीं जाएंगे। श्री ने बेचैन होकर तुरंत उसकी तरफ देखा और अपनी मीठी आवाज में बोली, बहुत नसीब वाले हैं आप, जो आपको इतना प्यार करने वाले माता पिता मिले, जो आपकी छोटी छोटी खुशियों के लिए इतना सोचते हैं। और उन्हीं माता पिता को दुखी करना उचित नहीं। हमसे पूछिए कि माता पिता क्या होते हैं, उनकी जिंदगी में कितनी ज़रूरत होती है। आपको जन्मदिन मनाना पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उनकी खुशी के लिए मना लीजिए। श्रीनिका बहुत सौम्यता और मिठास से कह रही थी, लेकिन उसकी बातों में छिपा अर्थ प्रख्यात